मॉर्निंग आज 12/7/2025 गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर। और जो फ्रेंड्स नहीं आते हैं वो भागलपुर में रहते हैं तो ज़रूर आइए, क्विज आपको इससे फ़ायदा होगा। और जो नहीं आते हैं उनके लिए ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए। और टेलीग्राम से जुड़ के आप सेट मार के यहाँ से मिला सकते हैं आंसर। और बहुत ही अच्छा भी चल रहा है और इस पे काम भी किया जा रहा है और आप लोग के लिए बहुत अच्छा कंटेंट भी दिया जा रहा है हमारे डायरेक्टर की तरफ से। तो चलिए फ्रेंड्स, 1 नंबर क्वेश्चन से, निम्नलिखित प्रख्यात संगीतकारों में से किसका जन्म बिहार में हुआ था? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार में हुआ था। तो बिहार के बक्सर जिला में डुमरा गांव में हुआ था उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हो जाएगा, जो कि बिहार के बक्सर जिला के डुमरा गांव से थे। और पंडित रविशंकर सितार वादक थे, ये वाराणसी संबंधी थे। पंडित शिव कुमार शर्मा ये जम्मू से थे, संतूर बजाते थे। और उस्ताद जाकिर हुसैन ये तबला वादक थे। इस तरह सभी का आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से कौन बिहार का सबसे बड़ा बिजली योगदान करता है? ये थर्मल ऊर्जा हो जाएगा। थर्मल ऊर्जा से बिहार में बिजली उत्पन्न किया जाता है, थर्मल ऊर्जा से, जो कि बाढ़ में है, एनटीपीसी कहलगांव में भी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट उद्योग के लिए, जो कि रोहतास में डालमिया नगर है। बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? रोहतास, सीमेंट के लिए, रोहतास में है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो बिहार शरीफ। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो बिहार शरीफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बिहार में पहली नवपाषाण संस्कृति डैश में देखने को मिलती है? तो चिरांद में देखने को मिला था, और ये चिरांद जो है कि सारण जिला में है। तो बिहार के पहली नवपाषाण संस्कृति डैश में देखने को मिलती है? तो चिरांद, जो कि सारण में है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अचानक शारीरिक गतिविधियां के दौरान हमारी पेशियों में किस पदार्थ के जमा होने से ऐंठन होती है? तो लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। क्वेश्चन 6 देखिए, अचानक शारीरिक गतिविधियों के दौरान हमारे पेशियों में किस पदार्थ के जमा होने से ऐंठन होती है? लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हमारे शरीर में गति के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी है? तो पेशीय ऊतक हो जाएगा। हमारे शरीर में गति के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी है? तो पेशीय ऊतक उत्तरदायी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में कौन अंडाशय से गर्भाशय तक अंडे को ले जाता है? डिंब वाहिनी नलिका। निम्नलिखित में कौन अंडाशय से गर्भाशय तक अंडे को ले जाता है? तो डिंब वाहिनी नलिका, फिलोपियन ट्यूब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ग्रह सूर्य के चारों ओर किस बल के कारण घूमते हैं? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ग्रह सूर्य के चारों ओर किस बल के कारण घूमते हैं? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त को पंप करता है? तो हृदय। मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त को पंप करता है? तो हृदय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इनमें से कौन सा 1 वोल्ट के मान के बराबर होता है? तो 1 जूल प्रति कूलम हो जाएगा। 1 जूल प्रति कूलम। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, CNG का पूरा नाम क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी छड़ के आकार की संरचना केवल तभी केंद्रक में पाई जाती है जब कोशिका विभाजित होने वाली होती है? तो गुणसूत्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, नर जननांग लिंग किसके हस्तांतरण में मदद करता है? तो शुक्राणु हो जाएगा। नर जननांग लिंग किसके हस्तांतरण में मदद करता है? तो शुक्राणु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आएंगे, निम्नलिखित कौन सा प्लाज्मा में मौजूद नहीं है? तो उपाचित भोजन जो है कि प्लाज्मा में मौजूद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, छोटी आंत में अंकुर के कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए।
अवशोषण सतह क्षेत्र में वृद्धि, अवशोषण सतह क्षेत्र में वृद्धि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, किसी दिए गए तापमान पर किसी विलयन में और अधिक विलयन को घोलना संभव नहीं है तो उस विलयन को क्या कहा जाता है? तो संतृप्त विलयन कहा जाता है। किसी दिए गए तापमान पर किसी विलयन में और अधिक विलय को घोलना संभव नहीं है तो उस विलयन को क्या कहा जाता है? संतृप्त विलयन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है पूछा है? तो प्रकाश संश्लेषण ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण ऊष्मा को सोखता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह दर्पण के ध्रुव पर अभिलंबवत है। गोलीय दर्पण यह दर्पण के ध्रुव पर अभिलंबवत है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, सीजीएस में डाइन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, मध्यपाषाण काल में शवों को आवासीय क्षेत्र में ही दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो सराय नाहर राय से। मध्यपाषाण काल में शवों को आवासीय क्षेत्र में ही दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? सराय नाहर राय से। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, वैदिक काल की नदी सदानीरा का वर्तमान नाम क्या है? तो गंडक हो जाएगा। सदानीरा को गंडक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, रामानुज डैश संप्रदाय के आचार्य थे? वैष्णव संप्रदाय के। रामानुज डैश संप्रदाय के आचार्य थे? तो वैष्णव संप्रदाय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, औसत्य को चुनने के लिए बोला जा रहा है। महाजनपद और राजधानी, गंधार का तक्षशिला हो जाएगा, कंबोज का हाटक या राजपुर हो जाएगा, मल का कुशीनगर हो जाएगा। इस तरह से 24 का सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, सगुण भक्ति के प्रमुख संत चैतन्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो बंगाल में। सगुण भक्ति के प्रमुख संत चैतन्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो बंगाल को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए, पूछा रहा औसत्य को चुनने के लिए। सन्यासी विद्रोह बिहार और बंगाल में हुआ था, फकीर विद्रोह बंगाल में हुआ था, भील विद्रोह पश्चिमी घाट में हुआ था और रामोसी विद्रोह भी पश्चिमी घाट में ही हुआ था। भील और रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट में हुआ था। ओहम विद्रोह जो है कि असम में हुआ था। इस तरह से याद रखेंगे, ओहम विद्रोह असम में हुआ था, रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट, भील विद्रोह पश्चिमी घाट, फकीर विद्रोह बंगाल और सन्यासी विद्रोह बंगाल। अब कहाँ कहाँ हुआ था ये देख लीजिए। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1820 के बीच हुआ था, तो सन्यासी विद्रोह 1763 में हुआ था। फकीर विद्रोह ये भी 1763 में हुआ था। भील विद्रोह ये 1818 में हुआ था और रामोसी विद्रोह ये 1822 से 1829 के बीच हुआ था। 1822 से स्टार्ट हुआ था रामोसी विद्रोह। और ओहम विद्रोह जो है कि असम में हुआ था, ये भी 1828 में हुआ था। और भील विद्रोह और रामोसी विद्रोह ये पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में हुआ था। भील और रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में, जो कि 1818 में हुआ था। भील विद्रोह 1818 में हुआ था। इस तरह से याद रखेंगे, सन्यासी विद्रोह बिहार बंगाल, फकीर विद्रोह बंगाल, भील विद्रोह पश्चिमी घाट महाराष्ट्र और रामोसी विद्रोह भी पश्चिमी घाट महाराष्ट्र। ओहम विद्रोह पूछेगा तो असम को टिक करेंगे, ओहम विद्रोह असम। इस तरह से सभी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 1857 की क्रांति को किस इतिहासकार ने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? डिजरायली ने। 1857 की क्रांति को किस इतिहासकार ने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? डिजरायली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो रास बिहारी बोस को जाता है। आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो रास बिहारी बोस का। फौज रहेगा दिया हुआ रहेगा तो आज़ाद हिंद फौज दिया रहेगा तो रास बिहारी बोस। आज़ाद हिंद सरकार दिया रहेगा सुभाष चंद्र बोस को टिक करेंगे। तो आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था अगस्त 1942 में और आज़ाद हिंद सरकार का गठन हुआ था 1943 में, ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, किसका कथन है? महात्मा गांधी का।
मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, किसका कथन है? तो महात्मा गांधी का कथन है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता किसने की? तो मोतीलाल नेहरू ने। नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया था। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, द्वितीय 1931 में और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। तो यहाँ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को पूछ रहा है, 1931 में जो हुआ था। तो यह लॉर्ड वेलिंगटन हो जाएगा, जिसका कार्यकाल 1931 से 1936 के बीच था। इसी समय द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और तृतीय भी पूछेगा तो इसी लॉर्ड वेलिंगटन के समय में हुआ था। और लॉर्ड इरविन का कार्यकाल 1926 से 1931 के बीच हुआ था। लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल 1921 से 1926 के बीच हुआ था। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26, उसके बाद लॉर्ड इरविन 1926 से 1931, उसके बाद लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936, उसके बाद लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1941। इस तरह से आप ये देख लेंगे। पहले लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926, उसके बाद लॉर्ड इरविन 1926 से 1931, उसके बाद लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936 और लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1944। तो इस तरह से याद रख लेंगे, चारों दिया हुआ है, चारों का हमने बता दिया कार्यकाल। सबसे ज़्यादा लॉर्ड लिनलिथगो का ही कार्यकाल था, 8 वर्ष लगभग। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, मुगलों से आज़ाद होने वाले राज्य भरतपुर के संस्थापक थे चूड़ामन और बदन सिंह। मुगलों से आज़ाद होने वाले राज्य भरतपुर के संस्थापक थे चूड़ामन और बदन सिंह। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कांग्रेस का 23वां अधिवेशन में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था, जिसे के अध्यक्ष डैश थे? तो रास बिहारी घोष थे। कांग्रेस का 23वां अधिवेशन में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी घोष थे और 1907 में था सूरत में। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, इटली की एकता का जन्मदाता है नेपोलियन। इटली की एकता का जन्मदाता कौन हो जाएगा? नेपोलियन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, युद्ध का अंत करो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किसका नारा था? लेनिन का। युद्ध का अंत करो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 किसका नारा था? लेनिन का नारा था। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, खुले द्वार की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? खुले द्वार की नीति चीन के द्वारा अपनाई गई थी 1978 में। खुले द्वार की नीति चीन के द्वारा 1978 में अपनाई गई थी। खुले द्वार की नीति कब हुआ था? 1928 में चीन के द्वारा अपनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, औद्योगिक क्रांति जो कि 1760 में हुआ था, औद्योगिक क्रांति के दौर में डैश इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी था? जर्मनी था। औद्योगिक क्रांति के दौर में डैश इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी था? जर्मनी था। और औद्योगिक क्रांति 1760 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, हेम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैम्प का आविष्कार कब किया था? 1815 में। हेम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैम्प का आविष्कार कब किया था? 1815 में। क्वेश्चन नंबर 39 पर आएंगे, पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक कौन माना जाता है? जियाटो को। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक कौन माना जाता है? जियाटो को माना जाता है। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जियाटो को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच डैश और डैश के बीच हुआ था? 1756 से 1763 के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच डैश और डैश के बीच हुआ था? 1756 से 1763 के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, मालती माधव किसकी रचना है? तो भवभूति हो जाएगा। मालती माधव भवभूति की रचना है। मालती माधव किसकी रचना है? तो भवभूति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, सन 1954 में भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति हैं राधा कृष्णन, सी राजगोपालचारी, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। ये सभी को भारत रत्न 1954 में दिया गया था। डॉक्टर राधा कृष्णन को, सी राजगोपालचारी को, चंद्रशेखर वेंकट रमन को, ये तीनों को 1954 में भारत रत्न दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, खेलों में जीवन भर की उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है, जिसकी राशि कितना है? तो 5 लाख रुपया है और ये 2002 से दिया जाता है। और मेजर ध्यानचंद इसमें 25 लाख दिया जाता है।
सॉरी, ठीक है। मेजर मेजर ध्यानचंद में 25 लाख और ध्यानचंद पुरस्कार में 5 लाख दिया जाता है। इस तरह से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, भरतनाट्यम से संबंधित कलाकार हैं सोलन मानसिंह, प्रियदर्शनी मोहन, राम गोपाल। ये सभी हो जाएंगे भरतनाट्यम से। सोनल मानसिंह, राम गोपाल, प्रियदर्शनी मोहन, ये सभी भरतनाट्यम से संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, मृदंग वादक है पालधार रघु, ठाकुर भीकम सिंह और डॉक्टर जगदीश सिंह। ठाकुर भीकम सिंह, पालधार रघु, डॉक्टर जगदीप सिंह, ये सभी हो जाएंगे मृदंग वादक हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड डैश को प्रभावित करता है। तो ये रक्त धारा को प्रभावित करता है। वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड डैश को प्रभावित करता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त धारा को प्रभावित करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त धारा को प्रभावित करता है। शीशा मस्तिष्क को प्रभावित करता है। पारा उदर को प्रभावित करता है और फेफड़ा जो एडवेस्टर घोल को प्रभावित करता है। इस तरह से याद रखेंगे, उदर, पारा, शीशा मस्तिष्क और कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त धारा को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, नदियों में जल प्रदूषण की माप डैश की घुली हुई मात्रा से करते हैं। तो ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से करते हैं। नदियों में जल प्रदूषण की माप डैश की घुली हुई मात्रा से करते हैं। ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, हरित क्रांति का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना से माना जाता है। तो 1966 से 67 तीसरी पंचवर्षीय योजना हरित क्रांति जो 1966-67 में होता है। थर्ड पंचवर्षीय योजना चल रहा था उस टाइम। 51 से 56, 56 से 61, इस तरह से याद रखेंगे पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, भारत में कृषि वर्ष डैश माना जाता है। तो कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून को कृषि वर्ष माना जाता है। आरबीआई का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च। याद रखेंगे, आरबीआई का वित्तीय वर्ष कहेगा तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। और भारत में कृषि वर्ष डैश माना जाता है 1 जुलाई से 31 जून तक। कृषि वर्ष 1 जुलाई से 31 जून को माना बीच रहता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, ब्रह्मोस भारत और डैश की संयुक्त परियोजना के तहत विकसित किया जाने वाला प्रक्षेपात ब्रह्मोस भारत और रूस। ब्रह्मोस भारत और रूस, ब्रह्मोस सौ लगा रूस, ब्रह्मोस भारत और रूस, ब्रह्मोस भारत और रूस, इस तरह से याद रखेंगे। क्वेश्चन 51 देखिए, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पार्क है ताराबट भट्टा परमाणु विद्युत गिरी, जो कि राजस्थान में कनाडा के सहयोग से बना है। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पार्क रावत भट्टा परमाणु विद्युत गिरी राजस्थान में जो है कनाडा के सहयोग से बना है। क्वेश्चन नंबर 51 पाएंगे, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी। 48 में, आयोग 48। और परमाणु विभाग पूछेगा तब 54, परमाणु विभाग पूछेगा 54। इसे पूछा जाता है ज़्यादातर आयोग ही। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, क्रायोजेनिक इंजन का पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, किस देश के द्वारा। यूएसए के द्वारा। क्रायोजेनिक इंजन का पहली बार प्रयोग किस देश के द्वारा किया गया था, यूएसए के द्वारा। और दूसरी बार रूस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, ब्रिक्स के परमाणु रिएक्टर पूर्णिमा थर्ड की क्षमता कितनी है। तो 0 हो जाएगा। ब्रिक्स के परमाणु रिएक्टर पूर्णिमा थर्ड की क्षमता 0 हो जाएगा। ये कल दिया हुआ था सब क्वेश्चन इसके बारे में, वहाँ से देख सकते हैं कल का वीडियो में आप। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे। तो जॉन मथाई थे। और अंतिम पूछेगा तो अर्ना आसफ अली को टिक करेंगे। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे। तो जॉन मथाई थे। और अंतिम पूछेगा तो अर्ना आसफ अली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितने विषय प्रदान किए गए हैं। तो 29 विषय। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितने विषय प्रदान किए गए हैं। तो 29 विषय प्रदान किए गए। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, उत्तर क्षेत्रीय परिषद में कौन सा राज्य नहीं आता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। इसका हेडक्वार्टर सभी का दिल्ली में है।
क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 350 का ए हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 350 का क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र लक्षद्वीप हो जाएगा। सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र लक्षद्वीप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, सत्य को चुने। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट की संख्या 80 हो जाएगा। महाराष्ट्र में 48 हो जाएगा। बिहार में 40 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 80, महाराष्ट्र में 40, महाराष्ट्र में 48 और बिहार में 40। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट की संख्या, महाराष्ट्र में 48 और बिहार में 40 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, संघ सूची के विषय हैं टेलीफोन, सीमा शुल्क, रेल। ये सभी संघ सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई है? 15वां हो जाएगा। 15वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 से बढ़कर 62 हो गई है? तो 15वां संविधान संशोधन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, यदि पंचायत विघटित होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? तो 6 माह के अंदर निर्वाचन करना होगा। यदि पंचायत विघटित होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? तो 6 माह के अंदर होंगे। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, वर्ष 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य एवं अलग अलग राज्य बना, तब उसकी राजधानी कौन बनी? तो कुर्नूल बना था। अभी वर्तमान में अमरावती है। वर्ष 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना, तब उनकी राजधानी कहाँ थी उसकी? तो कुर्नूल था। क्वेश्चन नंबर 67 पे आएंगे, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? 2008 को, और डॉल्फिन को 2009 को। क्वेश्चन नंबर 68 के, पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1977 में। पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ? तो 1977 में। और बलवंत राय पूछेगा तो तब 57 हो जाएगा। बलवंत राय 57, अशोक मेहता 77, दोनों में साथ साथ हैं, याद रखेंगे इस तरह से। बलवंत राय पूछेगा तो 57, अशोक मेहता पूछेगा तो 77 को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, सरकारी उपक्रम समिति में कितने सदस्य राज्यसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं? पहले सरकारी उपक्रम समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, और यहाँ राज्यसभा का पूछा है तो राज्यसभा का हो जाएगा 7 और लोकसभा का हो जाएगा 15। इस तरह से याद रखेंगे, राज्यसभा का 7, लोकसभा का 15, और टोटल पूछेगा तो 22 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, राष्ट्रपति शपथ दिलाता है उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, मुख्य न्यायाधीश को। राष्ट्रपति शपथ उस प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश को, तीनों को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, संविधान सभा में देश के बंटवारे के बाद अंबेडकर का निर्वाचन कहाँ से हुआ था? बॉम्बे से। संविधान सभा में देश के बंटवारे के बाद अंबेडकर का निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो बॉम्बे से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अपनाया था 24 जनवरी 1950 को, और हमारे राष्ट्र ध्वज तिरंगा को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को, और 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, और हमारे देश को ब्रिटिश से आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को। और इस तरह से याद रखेंगे, संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को, और संविधान सभा ने राष्ट्रगीत गान ये सब 22 जनवरी 1950 को अपनाया था।
और 15 अगस्त 1947 को हमारे इंडिया को आज़ादी मिली थी ब्रिटिश से। इस तरह से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, लोकतंत्र किस प्रकार विधिवता को समायोजित करता है? सभी को समान अधिकार का समान प्रयोग करने का अधिकार। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है लोकतंत्र किस प्रकार विधिवता को समायोजित करता है? सभी को समान अधिकार और अधिकारों का समान प्रयोग करने का अधिकार। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 पे आएंगे। डैश वे विचार हैं जब हम लोगों को एक छवि में बांध लेते हैं, तो ये हो जाएगा रूढ़िवादी। डैश वे विचार हैं जब लोगों को एक छवि में बांध लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रूढ़िवादी। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, निम्नलिखित में से क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल का सही विवरण है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मंत्रिमंडल का प्राथमिक कार्य देश के सुशासन के लिए सरकार की नीतियां तैयार करना, यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, युवाओं को एक निष्पक्ष और आशापूर्ण दुनिया में अपने मनचाहे परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना, यह थीम के साथ 2025 में कब विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया? तो 11 जुलाई को बैक डे मनाया गया था, पीछे एक दिन पीछे आज से। इसका थीम था, जनसंख्या दिवस का थीम था युवाओं को एक निष्पक्ष और आशापूर्ण दुनिया में अपने मनचाहे परिवार बनाने के लिए सशक्त बनना। थीम के साथ 2025 में कब विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया? 11 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का उपखंड है? तो बंगाल डेल्टा। मोरीबंद डेल्टा बंगाल डेल्टा हो जाएगा। मोरीबंद बंगाल, वह है वह बंगाल हो जाएगा। मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित किस डेल्टा का उदाहरण? तो बंगाल डेल्टा का। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, हाल ही में इसरो का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? वी नारायणन को। हाल ही में इसरो का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? वी नारायणन को। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? प्रोबो सुबियांटो। वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? प्रोबो सुबियांटो थे। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, हाल ही में चर्चा में रहे भारत पोल पोर्टल का संबंध किससे है? तो सीबीआई से। भारत पोल पोर्टल का संबंध सीबीआई से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, इसरो किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च करेगा? तो GSLV 15F15 हो जाएगा। इसरो किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च करेगा? GSLV F15 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, हाल ही में 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? ये हो जाएगा बंगाल और उपविजेता केरल था। और संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। हाल ही में 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो बंगाल ने, और उपविजेता केरल है। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्राकृतिक वनस्पति के विनाश का प्रमुख कारण है? तो कृषि विस्तार हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्राकृतिक वनस्पति के विनाश का प्रमुख कारण है? तो कृषि विस्तार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, भारत में वन्य जीवन की लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची में कौन सा जानवर लुप्त होने के कगार पे है? तो सफ़ेद बाघ हो जाएगा। भारत में वन्य जीवन की लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची में कौन सा जानवर लुप्त होने के कगार पे है? तो सफ़ेद बाघ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, निम्नलिखित में कौन भारत में सर्द के मौसम की विशेषता है? गर्म दिन और सर्द रात। हम भारत में सर्द मौसम की विशेषता क्या? गर्म दिन और सर्द रात हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, भारत के अधिकांश भाग में शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती है, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। ये क्षेत्र है उत्तर पश्चिमी भारत। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, भारत के अधिकांश भाग में शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती है, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। ये क्षेत्र है उत्तर पश्चिम भारत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, कृष्णा और कावेरी नदियों का समान बेसिन राज्य निम्नलिखित में से कौन है? कर्नाटक हो जाएगा। कृष्णा और कावेरी नदियों का समान बेसिन राज्य निम्नलिखित में से कौन हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, विभिन्न समानांतर हिमालय पर्वतमाला
पर विचार करें, उनकी बढ़ती हुई ऊंचाई के अनुसार सही क्रम हो जाएगा। शिवालिक हिमालय, वृत्त हिमालय, शिवालिक हिमालय, वृत्त हिमालय। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, उस चोटी की पहचान कीजिए जो पश्चिमी घाट की नहीं है। तो महेंद्रगिरी जो नहीं है, ये पूर्वी घाट की चोटी है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी जो है कि पूर्वी घाट की चोटी है, और ये महेंद्रगिरी जो है कि उड़ीसा राज्य में है, और डोडा बेटा नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में है, और अन्नायमुडी केरल में है। इस तरह से याद रखेंगे सभी। अन्नायमुडी केरल का है, और डोडा बेटा नीलगिरी तमिलनाडु में है, और महेंद्रगिरी उड़ीसा पूर्वी घाटी का है। क्वेश्चन नंबर 90 पर आएंगे। भारत डैश के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है। श्रीलंका के साथ स्थलीय सीमा, समुद्री सीमा श्रीलंका के साथ साझा करता है। भारत स्थलीय सीमा नहीं साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, भारत के प्रादेशिक सीमा रेखा की तुलना में तटीय सीमा रेखा कितनी लंबी है? आधा से अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, ग्रीष्मकाल के दौरान उत्तरी भारत में दक्षिणी भारत की तुलना में लंबे दिन का अनुभव क्यों होता है? तो अक्षांश विस्तार का प्रभाव होता है, इसलिए लंबे अनुभव होता है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, अलास्का व रूस को डैश जलडमरू मध्य जोड़ता है। तो बेरिंग जलडमरू मध्य जोड़ता है। अलास्का रूस, बेरिंग जलडमरू मध्य, अलास्का रूस, बेरिंग जलडमरू मध्य। अटलांटिका और भूमध्य सागर जिब्राल्टर हो जाएगा, अटलांटिका और भूमध्य सागर जिब्राल्टर। और डोबर हो गया इंग्लैंड फ्रांस डोबर, और मलेशिया और इंडोनेशिया सुमात्रा द्वीप पर मलक्का हो जाएगा, मलेशिया इंडोनेशिया सुमात्रा द्वीप मलक्का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र की वनस्पति को क्या कहते हैं? तो जेरोफाइट। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र को मरा गया तो जीरोफाइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, हरिकेन डैश महासागर में उठने वाली भयंकर चक्रवात तूफान है। अटलांटिक में हरिकेन डैश महासागर में उठने वाली भयंकर चक्रवाती तूफान है, तो अटलांटिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, चांदी के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो मैक्सिको का। चांदी के उत्पादन में प्रथम स्थान मैक्सिको का है। कोयला के उत्पादन में चीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, डैश टाइबर नदी के किनारे स्थित है? रोम। रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, आइनू जनजाति किस देश में निवास करती है? आइनू जापान हो जाएगा, आइनू जनजाति जापान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति हो जाएगा लोएस और बरखान। पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति हो जाएगा लोएस और बरखान, याद रखेंगे। 99 नंबर क्वेश्चन, पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति हो जाएगा लोएस और बरखान, इस तरह से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, असत्य को चुनने बोला जा रहा है। नदी का नाम और उद्गम स्थल, नील नदी, विक्टोरिया झील, ये सही है। अमेजन, ये लेगो विल्फेरो, ये भी सही है। कॉन्गो, लुआइलिया, ये भी सही है। सभी सही हो जाए, गलत नहीं है कोनो। तो चलिए फ्रेंड्स, और आज का सेट बहुत ही बढ़िया सेट था, नीतीश वर्मा का था, और हमारे डायरेक्टर अमरजीत भैया, और बहुत अच्छा करवाने का कोशिश कर रही है और करवाते भी हैं। और आप लोग नहीं आते तो आइए, जो यहाँ है, और लुसेंट स्टार्ट हो रहा है, आप लोग उसमें भी कर सकते हैं। बहुत दिनों के बाद, 2 साल के बाद लुसेंट स्टार्ट हो रहा है। आज का मोटिवेशन देखिए कितना अच्छा वर्ड है। हौसला दो किसी की टूटती हुई उम्मीदों को, सहारा दो किसी के थकते हुए कदमों को, जिद हो ऐसी जो आंधी में भी दिया जला दे, जिद हो ऐसी जो अपने संघर्ष को मंजिल से मिला दे। बहुत ही अच्छा मोटिवेशन कोट था। तो आप लोग ज़रूर आइए फ्रेंड्स, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ के सेट लगा सकते हैं, यहाँ से आंसर आप लोग मिला सकते हैं। और जो भी प्रॉब्लम होता है आप लोग टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं, और वहाँ पे आप लोग अपना ओपिनियन दे सकते हैं। और इस तरह से अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के बीच में। तो फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं, संडे है, सुपर संडे, कल करंट अफेयर होगा। जो भी आना चाहते हैं उसमें आ सकते हैं।